आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बखैरियत होंगे, ठीक ठाक होंगे। आर्टिकल नंबर 11 में खुशामदीद। आर्टिकल नंबर 11 क्वार्टरली इनकम टैक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटीज़ और कंप्लाइंसेस पर मुश्तमिल है। इसमें हम एक क्वार्टर होता है 3 महीनों पर मुश्तमिल। अब हम देखेंगे कि हर 3 महीने के बाद क्या कोई इनकम टैक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी या कोई ड्यूटी या फिर कोई कंप्लायंस हमें करना तो नहीं है। तो हमारे सामने है एक कंप्लायंस जो कि हमें लाजमी करनी है, और वो है कंप्लायंस सेक्शन 147 की। हर 3 महीने बाद हमने सेक्शन 147 की कंप्लायंस लाजमी करना होता है। खास तौर पर जो पीवीटी एलटीडी कंपनीज है उनको तो जुर्माना भी पड़ता है कि अगर आप 3 महीने बाद इसकी कंप्लायंस ना करें तो। ये सेक्शन 147 किससे मुतल्लिका है और इसकी कंप्लायंस क्या है, ये आज का हमारा टॉपिक है। आपने सेक्शन 153 के तहत चलने वाली WHT रजीम का तो पढ़ा होगा, जिसमें यह है कि आप जैसे मर्जी अखराजात करें, ख्वाह वो कॉस्ट ऑफ सेल के अगेंस्ट हो या ख्वाह वो एडमन सेलिंग या जनरल एक्सपेंस, दोनों टाइप के अखराजात करते वक्त अगर आप विद होल्डिंग एजेंट हैं तो अपने विद होल्डिंग एजेंट की ड्यूटीज़ को आपने निभाना होता है। और पेमेंट करते वक्त आपने सिर्फ पेमेंट के वक्त, नॉट ऑन अप्रूवल बेसिस, जब उसको पैसे पकड़ाएंगे या चेक काट के देंगे या ट्रांसफ़र होगा, उस वक्त आपने एक ख़ास टैक्स की अमाउंट डिडक्ट कर लेनी है और फिर उसको डिपॉजिट करवा के चालान पर उनको चालान भी दे देना होता है। तो ये सिस्टम तो आप कर रहे हैं WHT रजीम में। ये भी उससे मिलती जुलती थी, इस वजह से WHT रजीम का जिक्र किया। ये है एडवांस टैक्स, इसकी कंप्लायंस है, इसकी कंप्लायंस का नाम है एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्सेस। अच्छा जी, ये 3 महीने बाद करनी होती है और कंपनीज और एओपी दोनों के लिए एक रूल है, जबकि इंडिविजुअल के लिए अलग रूल है। दोनों के लिए अलग अलग रूल है। पहली दफ़ा उन्होंने नॉन कॉरपोरेट का एओपी यानी फर्म भी, यानी कि पार्टनरशिप फर्म भी उन्होंने कंपनीज के साथ लगा दी, यानी कि कंपनी को जो रूल अप्लाई होगा एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स में, और वही एओपी को भी रूल अप्लाई होगा। जबकि इंडिविजुअल के लिए एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स का रूल अलग है। देखिए, हर 3 महीने बाद हमने एडवांस टैक्स की पेमेंट देनी होती है। जैसा कि WHT रजीम में टैक्स, जब आपको रकम मिलती है आपकी सप्लाई सर्विसेज या कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट रिसीव करते हैं पेमेंट को, तो विद होल्डिंग एजेंट एक ख़ास मखसूस मकदार की रकम काट के WHT रजीम के तहत आपको बकिया रकम अदा कर देता है। लेकिन उसको कहते हैं टैक्स एट सोर्स कटना, जबकि ये उससे मिलती जुलती एक शेप है लेकिन एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स है। मतलब ये हुआ कि हर 3 महीने बाद हमने ये अंदाज़ा लगाना है कि जितनी हमारे इस साल में करंट ईयर जो प्रिवेल कर रहा है उसमें जितनी टैक्स लायबिलिटी बनती है, वो जो टैक्स की लायबिलिटी है उसका चौथा हिस्सा, एस्टिमेटेड चौथा हिस्सा हुकूमत पाकिस्तान को जमा करवा दिया जाए। यानी कि हुकूमत पाकिस्तान डेली बेसिस पर WHT की रकम तो लेती ही है, लेकिन वो कहती है कि हर 3 महीने के बाद भी हिसाब बनाएं और उसमें देखें आया कि जो पूरे साल में एस्टिमेटेड टैक्स आपका पेबल निकल रहा है, क्या आया कि चौथा हिस्सा उसका जमा करवा दिया गया 3 महीनों के अंदर अंदर। तो ये हम सीखेंगे कि वो कौन से फार्मूले हैं जिनके तहत एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स की जाती है और जिसे हिसाब किताब लगाकर उनको बताया जाता है कि जी हमने एडवांस टैक्स पे कर दिया। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि हमने तो इसको ज़्यादा नहीं सुना कि एडवांस पेमेंट भी कोई जाती है 3 महीनों बाद और सेक्शन 147 की कंप्लाइंस भी होती है, और ना ही कोई ऐसा नोटिस हमें आता है। पीवीटीएलटी में तो जल्दी आ जाते हैं नोटिस इसके हवाले से, लेकिन आमतौर पर एओपी और इंडिविजुअल को नहीं आते। तो इस सवाल का जवाब ये है
कि जो आपका डेली बेसिस पर WHT टैक्सेस कट रहे होते हैं, डिडक्ट कर किए गए होते हैं, वो आपका करंट ईयर की टैक्स लायबिलिटी का चौथा हिस्सा 3 महीनों में जितना वो टैक्स लायबिलिटी बनती है, आमतौर पर उतना ही वो टैक्स डिडक्ट हो चुका होता है, या उससे थोड़ा सा ज्यादा हो चुका होता है, या थोड़ा बहुत कम हो चुका होता है। तो लिहाजा आपको नोटिस भेजने की जरूरत ही नहीं रहती उनको अंदाजा हो जाता है कि इनका जो टैक्स है वो 3 महीनों में इतना डिडक्ट हो चुका है, जो पार्टीज ने करके डिडक्ट कर करके पेमेंट्स की हैं इनको, तो वो इतना ज्यादा हो चुका है कि इनको एडवांस टैक्स जमा करवाने की जरूरत नहीं। एडवांस टैक्स यही है कि आप अपनी करंट ईयर की लायबिलिटी बनाएं, जो टैक्स ईयर चल रहा है उसके 4 हिस्से करें, और फिर एक हिस्सा 3 महीने में जमा करवा दें। और अगर आपका उन 3 महीनों में WHT टैक्स डिडक्ट हुआ है तो वो भी उसमें से आप लेस कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर 3 महीनों में अदाशुदा टैक्स 10 लाख बनता है कि मैंने जी 10 लाख एक कंपनी का हमने जमा करवाना है, लेकिन जब हम हिसाब बनाने लगे एडवांस टैक्स पेमेंट का कि 3 महीनों में 10 लाख की पेमेंट करनी है इनको, तो हमारी 40 लाख टैक्स लायबिलिटी बनेगी इस साल के इख्तिताम पर, एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी। और तो उसका चौथा हिस्सा 10 लाख हमने अब जमा करवाना है। तो होगा ये कि वो देखेंगे हम कि जो डेली बेसिस पर इन 90 दिनों में 3 महीनों में डेली बेसिस पर WHT टैक्स भी डिडक्ट हुए हैं, हमें जो पेमेंट्स रिसीव हुई है लोगों ने, विद होल्डिंग एजेंट्स ने, ठीक है जी, हमारे कस्टमर ने जब हमें पेमेंट की थी तो वो टैक्स डिडक्ट करते हैं और चालान हमें देते हैं। तो हम देखेंगे आया कि 10 लाख तो नहीं हमारा कट गया, मुमकिन है 8 लाख कट गया हो, तो फिर हम 2 लाख का जो अजाफी है उस पर वो हमें जमा करवाना पड़ेगा, 10 पूरा करना पड़ेगा। यानी कि ये जो टैक्सेस हैं डेली बेसिस वाले WHT वाले, वो एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स में एडजस्ट होते हैं। चलें जी, हम इसको पढ़ लेते हैं। बेसिस क्या है इसकी? क्वार्टरली बेसिस है जी, हर क्वार्टर पर कंपनी को भी और इंडिविजुअल दोनों को। और अच्छा, फार्मूला क्या है? फार्मूला देखें, पहले इंडिविजुअल का फार्मूला देखें। चलिए फार्मूला मैं दूसरी एक्सेल की शीट से आपको समझाता हूँ, बेसिस का फार्मूला। तो अभी आप नीचे वैसे आ जाएं, एक्सेल की शीट भी मैंने खोल के रखी है जिसमें ये दर्ज है। व्हेन एप्लीकेबल विदाउट कंसिडरेशन ऑफ द क्वांटम ऑफ द इनकम, बल्कि आप यहाँ से पढ़ लें, आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, ज़्यादा समझ आएगी। चलें जी, ये इंडिविजुअल का पढ़ते हैं। ये तो आपको बेसिस की समझ लग गई कि ये जो बेसिस है इसकी, ये क्वार्टरली है, ठीक है। ये एग्जैक्ट 3 महीने नहीं बनते, देखें किस तरह बनते हैं। पहले तो आते हैं इंडिविजुअल पर। तो इंडिविजुअल है हमारा, वो किस तरह हम इंडिविजुअल में काम करेंगे। आपकी जो इंडिविजुअल बिजनेस है, इंडिविजुअल इनकम नहीं है, मतलब कि इनकम फ्रॉम, देखें इसमें PTR नहीं है, नो एप्लीकेशन ऑफ PTR। आपकी दो ही जैसे रिज्यूम आपने पढ़ी है ना, PTR के 3 पार्ट होते हैं, सेपरेट ब्लॉक और उसका FTR और सेपरेट चार्ज रिजीम, ठीक है जी। अगर आप इन तीनों से इनकम हासिल कर रहे हैं, चाहे इंडिविजुअल हैं चाहे आप AOP या कंपनी है, दोनों सूरतों में एडवांस टैक्स जो देना होता है 3 महीने के बाद, उसकी कैलकुलेशन करनी होती है, वो नहीं होती। सिर्फ नॉर्मल NTR रजीम के तहत ही जो कारोबार चल रहे हैं आपके, और सिर्फ बिजनेस, इनकम फ्रॉम बिजनेस है, चाहे वो इंडिविजुअल की है इनकम फ्रॉम बिजनेस, या फिर वो इनकम फ्रॉम बिजनेस कंपनी चला रही है या AOP चला रही है, लेकिन ऑपरेशन सबका इनकम फ्रॉम बिजनेस ही है। ये सिर्फ उन्हीं को एडवांस टैक्स अदा करना पड़ता है, ना कि इनकम फ्रॉम सैलरी वाले को, ना कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी वाले को, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाले को, ना ही इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन वाले को, सिर्फ इनकम फ्रॉम बिजनेस वाले को। इंडिविजुअल बिजनेस कर रहा है, इंडिविजुअल अकेला बंदा, तो उसका पिछले साल का मुनाफा, पिछले साल का टैक्सेबल इनकम उसकी 10 लाख होनी चाहिए। लास्ट ईयर प्रॉफिट उसका 10 लाख हो या 10 लाख से ज्यादा हो, कम से कम 10 लाख हो। अगर 10 लाख से कम है तो फिर उसको एडवांस टैक्स नहीं जमा करवाना पड़ता इंडिविजुअल बंदे को, ठीक है जी। अच्छा, फर्ज करें उसकी आमदन थी, उसने जो टैक्स दिया हुआ है ना 11,70,000 के ऊपर टैक्स दिया हुआ है, ठीक हो गया। तो हमें पता चल गया कि पिछला साल हमारा 11,70,000 है, जो कि 10 लाख से ज्यादा रकम है प्रॉफिट, तो लिहाजा इस साल भी हमें एडवांस टैक्सेस देने पड़ेंगे। तो एडवांस टैक्स का फार्मूला क्या है? एडवांस टैक्स का फार्मूला ये है
कि लास्ट ईयर का जो टैक्स है, जो कि मैंने बताया 11,70,000, उसके 4 हिस्से करेंगे, कर लिए। सीधी कैलकुलेशन कर लेते हैं, 10 लाख, पिछले साल का 10 लाख मुनाफा था, अच्छा उसके 4 हिस्से किए तो ये बन गया 2.5 लाख, और 2.5 लाख हमने देना है इस 3 महीने के अंदर अंदर, लेस करना है टैक्स डिडक्टेड ड्यूरिंग द क्वार्टर। इन 3 महीनों में जो WHT रेजीम के तहत हमें पेमेंट मिलते वक्त जो विद होल्डिंग एजेंट्स ने टैक्स डिडक्ट कर लिया, वो भी इसमें से माइनस किया जाएगा, जैसे कि शुरू में मैंने बता दिया था, यानी कि वो इसमें एडजस्ट किया जाता है। फर्ज कर लेते हैं 2 लाख हमारा टैक्स डिडक्ट किया लोगों ने और हमें चालान दिए कि सेल करते वक्त कस्टमर ने जब पेमेंट की हमें, तो टैक्स विद होल्डिंग एजेंट्स को हमने सेल की हुई थी, ठीक है, वाकिंग कस्टमर नहीं थे, तो लिहाजा हमारा टैक्स कट गया 2,25,000 फर्ज कर लेते हैं। तो अब हम 2.5 लाख तो इन 3 महीनों में टैक्स पे करना था, जबकि 2 लाख हमारा या 2,25,000 हमारा टैक्स डिडक्ट हो चुका है, तो लिहाजा हम दोनों का फर्क यानी कि सिर्फ 25,000 वो जमा करवा देंगे। जैसे ही जमा करवाएंगे हमारी एडवांस पेमेंट की लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, ठीक है जी। और ये हर क्वार्टर में जमा करवाना पड़ता है। अच्छा जी, इसकी जो डेट्स हैं वो चेक कर लें। 15 सितंबर, सितंबर वाला क्वार्टर है 15 सितंबर को, तो ये तो बना जुलाई अगस्त 2 महीने और 15 दिन, तो ये तो 2.5 महीने बने, तो ये ऊपर नीचे हैं, लेकिन जून के लिए भी तो 15 तारीख है ना, तो इसलिए 15-15 है चारों में, ठीक है। तो बस इसके पिछले साल के 4 हिस्से कर लेने, पिछले साल के टैक्स जितना पे किया हुआ है, जितना भी 5 लाख पे किया, 3 लाख किया, जितना भी किया, उसके बाद 4 हिस्से करने हैं और फिर हर एक हिस्सा हर एक क्वार्टर में जमा करवा देना है। लेकिन ख्याल रहे कि उसमें जो विद होल्डिंग टैक्सेस आपके कट गए हैं, डिडक्ट हो चुके हैं, उनको लेस करते करते हुए आपने वो जमा करवाना है, यानी कि आपका टोटल क्वांटम तो रहे उतना ही जो पिछले साल का चौथा हिस्सा है टैक्स का, और एक एक हिस्सा टैक्स की, करंट ईयर की टैक्स की, WHT की एडजस्टमेंट करते करते उसको जमा करवा देना चारों हिस्सों में। तो ये हमारा एडवांस टैक्स की एक कंप्लायंस हो जाएगी क्वार्टरली बेसिस पर। अब आते हैं कंपनी और AOP पर। देखें जी, कंपनी और AOP का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मामला है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है। क्या, इसकी लिमिट देखते हैं कि किस पर AOP है हमारी और कंपनी है, और हमने करना है एडवांस टैक्स जमा करवाना है। तो अब एडवांस टैक्स हम कैसे जमा करवाएं, हमारी कंपनी है और AOP है, इसके लिए क्या तरीकाकार है। चलें जी, तरीकाकार ये है कि लिमिट इसकी पहले देखते हैं कि कौन सी AOP और कौन सी कंपनी के ऊपर उन्होंने एडवांस टैक्स की कंप्लायंस करनी है, सेक्शन 147 की। तो इसमें कहता है ये प्रॉफिट बेस नहीं है, रिगार्डलेस ऑफ नील प्रॉफिट, चाहे आपका नील प्रॉफिट भी है तब भी आपने एडवांस टैक्स जमा करवाना है, ठीक है। प्रॉफिट का इसमें कोई इशू नहीं है, लेन देन नहीं है, ठीक है। अगर आपकी AOP है या फिर कंपनी है PVT LTD, SSCP से लाभशुदा और भी कोई स्मॉल कंपनी, बैंकिंग कंपनी, व्हाट्सएवर जो भी कंपनी है, मुदारबा कंपनी, व्हाट्सएवर जिस मर्जी शेप में फॉर्मेट में है, आपने विदाउट रिगार्डलेस ऑफ एनी प्रॉफिट आपने उसकी कंप्लायंस लाजमी करनी है, इंडिविजुअल की तरह नहीं है ये काम। अच्छा जी, इसका पहले क्वार्टर का फार्मूला क्या है, गौर से समझिएगा जरा बात। पहला क्वार्टर आता है यानी कि जून खत्म हो गया 30 जून, और उसके बाद नया महीना, नया साल, फाइनेंशियल ईयर भी और टैक्स ईयर भी नया स्टार्ट हो गया। जुलाई आ गया, अगस्त आ गया, सितंबर आ गया। अब आपका पहले क्वार्टर का टैक्स जो है वो ड्यू है, एडवांस टैक्स। तो पहले क्वार्टर का क्या फार्मूला होगा, देखें जी, पहले क्वार्टर का फार्मूला लास्ट ईयर का टैक्स जितना पे किया, टैक्स की बात हो रही है, और तकसीम करेंगे लास्ट ईयर का टर्नओवर और मल्टीप्लाई करेंगे करंट ईयर का क्वार्टर टर्नओवर और लेस करेंगे टैक्स डिडक्टेड ड्यूरिंग द क्वार्टर। चले एलेबोरेट कर देता हूँ। पिछले साल फर्ज करते हैं आपने 1 लाख रुपया टैक्स, 1 लाख रुपया आपकी टर्नओवर था, फर्ज कर लेते हैं। पिछले साल की रिटर्न जो फाइल किया आपने कंपनी की या AOP की, उसमें जो टर्न ओवर है, जिसको टर्न ओवर कहते हैं सेल को, नेट सेल, जिसके अंदर से सेल टैक्स निकला हुआ हो, सबको नेट करके जो सेल है, ओरिजिनल सेल है,
जिसको रेवेन्यू भी, नेट रेवेन्यू भी टैक्स की जुबान में कहा जाता है, नेट रेवेन्यू या नेट सेल। ठीक है जी, तो ये टैक्स में टर्म्स चलती हैं। उसका टर्न ओवर पकड़े, फर्ज करें 1 लाख रुपया टर्न ओवर था, और उसका टैक्स टैक्स कितना उसके ऊपर जमा करवाया था, 1 लाख टर्न ओवर था यानी कि सेल्स थी, और रिटर्न में जो टैक्स जमा करवाया वो 1000 था। तो दोनों को तकसीम करें और दोनों की रेशो मालूम करें कि टर्न ओवर की उस देने वाले उस ईयर के, पिछले साल के जो लेटेस्ट टैक्स ईयर है, उसमें टैक्स की टर्न ओवर के साथ क्या रेशो बनती है। तो हमारे इस सवाल में जो हम मिसाल बना रहे हैं, इसमें 1 और 100 की रेशो आई आपस में। 1 लाख रुपया एनुअल इनकम टैक्स की रिटर्न का टर्नओवर है, जबकि जब टैक्स जमा करवाया तो 1000 हमने अदा किया। तो दोनों को तकसीम किया फार्मूले के मुताबिक, लास्ट ईयर का टैक्स जो कि 1000 है और लास्ट ईयर का टर्नओवर जो कि 1 लाख है, दोनों को तकसीम किया तो 1 और 100 की रेशो है। ठीक है, इस 1 और 100 की रेशो के साथ मल्टीप्लाई करना है करंट ईयर के क्वार्टर टर्नओवर को। फर्ज करें इस 3 महीनों का टर्नओवर, सिर्फ टर्नओवर है 25,000, तो हम उस 25,000 को ज़रब देंगे 1/100 वाली रेशो के साथ, तो फिर वो निकल आएगा उतना ही, 250 रुपया। ज़ाहिर है पिछली है भी तो उतना ही है ना टर्न ओवर, 25,000 फिर 25 हो जाए, अगले क्वार्टर में फिर 25 होगा, तो 1 लाख होगा। तो पिछली रेशो से फर्ज कर लेते हैं उतनी ही सेल्स हो रही है, उतना ही टर्न ओवर आ रहा है, तो 3 महीनों में उस हिसाब से 25,000 आया। तो फिर वो 25,000 को उस रेशो से ज़रब देंगे तो 250 रुपया आ जाएगा कि जी इस क्वार्टर में सिर्फ 250 रुपया आपने टैक्स, एडवांस टैक्स जमा करवाना है, और लेस करते हैं इसमें से टैक्स डिडक्टेड ड्यूरिंग द क्वार्टर। यानी कि ये जो एक क्वार्टर के, फर्ज करें 200 रुपया आपका टैक्स भी कट गया, तो आपने 250 देते वक्त अपनी एडजस्टमेंट कर लेनी। सेक्शन 168 के तहत ये अलाउड है कि ये जो टैक्स है वो डिडक्टेड होता है, वो आपका एडजस्टेबल होता है नॉर्मल टैक्स में, इनकम फ्रॉम बिजनेस में। इनकम फ्रॉम बिजनेस में वो जो टैक्स हमारा डिडक्ट हुआ वो हम एडवांस टैक्स की लायबिलिटी में से लेस कर सकते हैं। यानी कि हमारा 250 टैक्स बना, तो हम कहेंगे जी हमारा 200 ऑलरेडी 3 महीनों में कट चुका है, तो दोनों का बैलेंस यानी कि 50 रुपये अजाफी देंगे, तो हमारा उस क्वार्टर की टैक्स लायबिलिटी पे ऑफ हो जाएगी और कंप्लाइंस हो जाएगी। अच्छा जी, आप कहते हैं जी पिछला साल है नहीं, मेरा पहला साल है, अगला केस आ गया, आप कहते हैं मेरा तो पहला साल है, मैंने तो कारोबार ही अब स्टार्ट किया, तो पिछले साल का टर्न ओवर और पिछले साल का टैक्स मैं कैसे और कहां से लाऊं, आप ये कहते हैं। तो फिर उसका जवाब वो देता है कि आप फिर इस तरह कर लें, टैक्स विल बी पेड ऑन ईच क्वार्टर, लेस टैक्स डिडक्टेड ड्यूरिंग द क्वार्टर। कहता हर 3-3 महीने का P&L बनाएं और देखें उस पर कितना टैक्स, टैक्स रेट के मुताबिक टैक्स रेट भी लगाएं, और उस पर जितना टैक्स बनता है वो टैक्स खुद ब खुद अदा कर दिया करें। यही काम जो आपने साल बाद करना है, पूरे ईयर का टर्न ओवर, पूरे ईयर की कॉस्ट ऑफ सेल, पूरे ईयर का आपने एडमिन जनरल एक्सपेंस लेस करने के बाद आपका नेट प्रॉफिट आना था, उसके ऊपर टैक्स पे करना था। ठीक है जी, टैक्स पे करना था, और वो जो टैक्स पे करना है ना साल के इख्तिताम पर, अब वो ये काम 4 दफा करना है, यानी कि हर क्वार्टर की अलग सेल, लेस कॉस्ट ऑफ सेल और लेस एडमिन एक्सपेंस, नेट प्रॉफिट के ऊपर जितना टैक्स आया वो आपने अदा करना आपको पड़ेगा। ठीक है, अच्छा जी, अब एक और बात है, कहता पहले क्वार्टर के लिए तो फार्मूला लगा लिया था कि पिछले साल का टर्नओवर और पिछले साल का टैक्स दोनों का आपस में रेशो सेट करनी है, रेशो बनानी है, जितनी भी रेशो आई उसी रेशो से इन 3 महीनों का क्वार्टर और उतना ही टैक्स, जितनी की रेशो पिछली सेट है उतना ही टैक्स दे देना है। तो ये तो पहले ये बात थी सिर्फ पहले क्वार्टर के लिए। अब अगले 3 क्वार्टर में क्या करना है एओपी ने और कंपनी ने, जरा समझे, बड़ी समझने वाली बात है। अगले 3 क्वार्टर में हमने ये करना है कि 2 काम हो सकते हैं। कहता है जी कि आपको ना रिक्वायर किए गए हैं कि एस्टिमेशन अपने बनाएं करंट ईयर के टैक्स के, कि करंट ईयर ये जो टैक्स के ईयर चल रहा है, पिछले को छोड़ दें, कहता है करंट ईयर में आपने कितना टैक्स टोटल देना है, एस्टिमेट करके बताएं कि कितना का देना है। वो किस तरह मालूम होगा, आपके पास एक क्वार्टर तो आया हुआ है, एक क्वार्टर तो आपके पास मौजूद है, उसका टैक्स भी आपने दे दिया फार्मूला लगाकर, जो कि पिछले साल का सेल्स और पिछले साल के टैक्स दिया, अदा किया, उन दोनों को रेशो सेट करके आया था। अच्छा, उतना ही टैक्स जो रेशो उन दोनों की बनती थी उतना ही टैक्स इस क्वार्टर के टर्न ओवर के पर दे दिया। लेकिन अब क्वार्टर नंबर
2, 3 और 4, इनका क्या करना है, क्वार्टर नंबर 2, 3 और 4, इसमें क्वार्टर नंबर 2 के इख्तिताम तक जब ड्यू डेट हो जाए क्वार्टर नंबर 2 की ड्यू डेट, तो फिर हमने एक एस्टिमेशन फाइल करना है इनकम टैक्स कमिश्नर को। वो एस्टिमेशन ये बताना है, सिर्फ इतना जस्ट बताना है कि हमारा इस साल जनाब टोटल जो है वो टैक्स बनेगा, फर्ज करें 3000। वैसे तो हमारा 1000 पिछले साल बना था, लेकिन हमारा इस साल बनेगा 3000 क्योंकि हमारी सेल ज्यादा हो रही है। तो अब क्वार्टर नंबर 2 में 2 के इख्तिताम तक हमने एक उनको एस्टिमेशन देना है टैक्स पेबल का, ये रिक्वायर्ड है कि करंट ईयर। अब करंट ईयर पर आ जाए, गौर से बात सुने, मैं कह रहा हूँ करंट ईयर का टैक्स पेबल कितना बनता है, एस्टिमेटेड टैक्स पेबल। ठीक है, तो कहता सूरत हाल तो वाजे हो चुकी होगी, 6 महीने गुजर चुके हैं, छठे महीने का इख्तिताम आ गया और क्वार्टर नंबर 2 जो है वो ड्यू है एडवांस टैक्स के हवाले से। अब पहला फार्मूला नहीं लगाना, तो कहता है अब अपना आप सीधा पदरा कर लें टैक्स पेबल को करंट, यानी जो आधा साल गुजरने पर पता चल ही जाता है कि मैंने कितना इस पूरे साल में टैक्स अदा करना है, एस्टिमेटेड, सिर्फ बात एस्टिमेटेड की हो रही है। तो उसमें दो सूरत हालों से आपको वास्ता पड़ सकता है। पहली सूरत हाल ये है कि इफ योर करंट एनुअल टैक्स लायबिलिटी एक्सीड्स द लास्ट टैक्स ईयर, फर्ज करें पिछले साल का, पहला केस ये हो सकता है आपके साथ, पहला केस, इसमें दो केस है ना, पहला केस ये है कि आपने आपने जो पिछले साल टैक्स अदा किया है, तो पहला केस ये है कि पिछले साल से ज्यादा ही इस साल का टैक्स अदा करना होगा आपको, क्योंकि आपकी सेल ज्यादा हो रही है। अच्छा, सेल ज्यादा हो रही है, जैसे भी आपको अंदाजा, ये आपने खुद ही एस्टिमेट बनाया है कि पिछले साल से ज्यादा आपको टैक्स लायबिलिटी देनी है, एक्सीड करती है फ्रॉम द लास्ट टैक्स ईयर, देन मेक न्यू इंक्रीज एस्टिमेट। तो फिर आपको ज्यादा देनी है, तो फिर वो जो टैक्स देना है, फर्ज करें आप कहते हैं जी पिछले साल मैंने 1000 टैक्स दिया था, इस साल के एस्टिमेटेड आपका है कि आपने 1500 देना है, आपने खुद ही कह दिया ना कि इंक्रीज होगी आपकी टैक्स लायबिलिटी, आपने खुद एस्टिमेट लगाया। तो फिर आप इस तरह करेंगे, उस 1500 का आधा 50% पहले 2 क्वार्टर में अदा करना लाजमी होगा, और बाकी जो आधा है 750 वो अगले 2 क्वार्टर में यकसा यकसा आपको अदा करना होगा, 4.25 से 4.25। चले दोबारा सुन ले, मैंने ये कहा कि आपको पहला क्वार्टर फार्मूले के जरिए निकल गया, दूसरा क्वार्टर का खत्म हुआ, तो कहता अब अपने एस्टिमेटेड करंट ईयर का टैक्स पेबल बताएं, करंट ईयर का टैक्सेबल बताया, तो पहला केस उसमें था कि टैक्स हमने इस साल ज्यादा देना है, हमारा ये एस्टिमेट था। तो वो कहता अगर ज्यादा देना है तो फिर इस तरह कर लें, जितना भी टैक्स है उसके 2 हिस्से करें, 2 हिस्से करें, फर्ज करें मैंने अब 2000 देना है, 1000 नहीं देना, 2000 देना है, तो उसके 2 हिस्से करें, एक 1000 के 2 हिस्से हो गए। तो उसमें एक हिस्सा है यानी कि 50% है, वो पहले 2 क्वार्टर्स में लाजमी पे कर दें। तो हो सकता है हमने पहले क्वार्टर में पिछले साल के मुताबिक कैलकुलेशन की थी, जो कि बहुत थोड़ा टैक्स था, 250 रुपया बना था आपके सामने। तो कहता है कि इस साल अगर लाइबिलिटी इंक्रीज की है, तो उस हवाले से 50% पहले 2 क्वार्टर में पे करना है, तो 250 हमने पहले पे कर दिया था, तो बाकी कितना बचा, बाकी कितना बचा, 750 बचा, वो 750 दूसरे क्वार्टर में पे करना है, ताकि 50% करंट ईयर की एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी का 50% हम पहले 2 क्वार्टर में फिल कर दें। और वही तरीका कि उसमें से जो अगले 3 महीने में टैक्स डिडक्ट हुआ है आपका, वो भी इसमें से लेस किया जा सकता है। अच्छा, ये तो बाकी जो 1000 है, बाकी 500 करके अगले 2 क्वार्टर्स में जमा करवा देना है, क्योंकि ये आपके बनाए हुए एस्टिमेशन है। अच्छा जी, अब आगे आते हैं केस नंबर बी पर। केस नंबर बी ये है आपका, केस नंबर बी है कि इफ योर करंट एनुअल टैक्स लायबिलिटी डिक्रीज फ्रॉम द लास्ट टैक्स ईयर, आप कहते हैं जनाब कि आप पहला क्वार्टर तो छोड़ हो गया हमारा, अगले क्वार्टर पर पहुंचे हुए हैं, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि पिछले साल से लायबिलिटी टैक्स की लायबिलिटी कम बने, हम जो एस्टिमेट दे रहे हैं, तो उसमें हम ये दे रहे हैं कि हमारा जो टैक्स है वो जनाब बनेगा, पिछले साल 1000 बना तो इस साल बनेगा 500 रुपया, 50% ऑफ, यानी कि कम, हम कम होगा।
ये हमारा एस्टिमेट है। फिर क्या करना है, आपने, वो कहता है कि फिर आप इस तरह करें, अगर कम हो जाता है, पहले क्वार्टर का तो आपने जमा करवा दिया पिछले साल के हिसाब से, तो जो कि ज्यादा टैक्स आपने जमा करवाया होगा, कहता फिर वो जितना एस्टिमेट है ना, उसके भी इसी तरह ही पे करना है आपको, कि 50% पहले 2 क्वार्टर्स में जमा करवा देना है और 50% अगले 2 क्वार्टर्स में। ऊपर वाला सा भी चलेगा, लेकिन इसमें एक चीज है कि आपका एस्टिमेट ऐसे बने कि साल के इख्तिताम पर आपका जो ओरिजिनल एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी है, जो आपने एस्टिमेट बनाया था, फर्ज करें 500 का बनाया था, और ओरिजिनल जो है वो 800 रुपया टैक्स बना, तो अब आपको वो कहता है कि 30 जून से पहले पहले ना आपने मिनिमम टैक्स जो है वो 90% एक्चुअल और एडवांस टैक्स दोनों का 90% तक लाजमी हो जाए। ये नहीं है सिर्फ 10% की छूट है, ये नहीं कि आपने गलत एस्टिमेट दिया था लो का कि मैंने टैक्स कम जमा करवाना है, लेकिन जब टैक्स आया तो 100 रुपया बना, लेकिन आपने पीछे 1000 बना, और आपने पीछे जमा करवाया है 800 रुपये, 800। तो नहीं, वो कहता है कम से कम 10% की सिर्फ गुंजाइश देता हूँ मैं, छूट हो सकती है, 90% आपके एस्टिमेट उसके साथ मैच करने चाहिए। अच्छा, दोबारा से समरी सुन ले। पहला क्वार्टर जो है हमने पिछले साल का टर्न ओवर और पिछले साल का टैक्स दोनों की रेशो निकाल कर इस क्वार्टर की सेल के साथ, इस क्वार्टर के टर्न ओवर के साथ ज़रब दे के जितना भी टैक्स बना वो हमने जमा करवा देना है। क्वार्टर नंबर 2 के इख्तिताम तक हमने ये फार्मूला छोड़ देना है, और फिर हमने ये करना है कि ये देखना है कि अब हमारा करंट ईयर का प्रोजेक्शंस देनी है, करंट ईयर टैक्स लायबिलिटी की प्रोजेक्शंस, वो हम जितनी भी देंगे उसमें से पहला क्वार्टर का टैक्स निकाल देना है, जो पे कर दिया वो कर दिया, अगले जो दूसरे क्वार्टर का दे रहे हैं वो भी हम पे करेंगे, ऐसे पे करेंगे कि टोटल टैक्स करंट प्रोजेक्टेड टैक्स ईयर की करंट लायबिलिटी का 50% ऑफ हो जाए। इस तरह करेंगे, उसमें से पहले टैक्स ईयर की एडजस्टमेंट कर लेनी है और दूसरे क्वार्टर का भी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जिसको WHT कहते हैं, वो भी निकाल देना है, और हमने करंट ईयर की टैक्स लायबिलिटी का कम से कम 50% हिस्सा जमा करवा देना है, और अगले 2 क्वार्टर्स में भी 25-25 करके वो भी जमा करवा देना है। अब आप कहते हैं जी प्रोजेक्शंस मेरा टैक्स कम है, टर्नओवर तो बहुत ज्यादा आ रहा है, लेकिन मार्जिन बड़े स्क्वीज हो गए हैं, कम हो गए हैं, और मुझे इस दफा टैक्स प्रॉफिट कम आएगा, टैक्स भी कम देना पड़ेगा। सिर्फ आप टर्नओवर पर ना चलें, मेरा मेरा जो प्रॉफिट है, मार्जिन, वो स्क्वीज हुआ है, तो लिहाजा वो कहता है ठीक है, अगर स्क्वीज हुआ है तो कोई बात नहीं, आप उसकी करंट ईयर के टैक्स प्रोजेक्शंस बना लें, और उससे पहला क्वार्टर जो कि बाय डिफॉल्ट देना पड़ता है पिछले साल को मद्देनजर रख के, वो तो दे दिया, बाकी 3 ही क्वार्टर रह गए, उसमें भी इस तरह ही करें कि जो आपने शॉर्ट से कम एस्टिमेट बनाए हैं उसके भी 2 हिस्से कर लें, एक हिस्सा आपने जमा करवा दिया पिछले साल के मुताबिक, अगला हिस्सा ऐसे जमा करवाएंगे 50% उसका जमा हो जाए, पूरे टैक्स लायबिलिटी का 50%, और अगले के 2 हिस्से 25-25 करके अगले 2 क्वार्टर्स में। लेकिन यहाँ पर याद रहे कि आपका चौथी किस्त जमा करवाते वक्त टोटल टैक्स ईयर, टोटल टैक्स लायबिलिटी का, क्योंकि सब कुछ एस्टिमेशन पर चल रहा होता है, अभी तो एक्चुअल चीज सामने नहीं आई, तो 30 जून तक जो आपने पेमेंट जमा करवानी है वो कम अज कम, उसका 15 जून है, उसकी लास्ट डेट 15 जून है, ठीक है। और कंपनी की देख लेते हैं, इसकी भी 15 जून है लास्ट क्वार्टर की, तो जो लास्ट क्वार्टर की जो डेट है, लास्ट क्वार्टर की डेट है, उस तक 90% एक्चुअल लायबिलिटी का 90% लाजमी जमा होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो जुर्माना पड़ेगा। अच्छा, ज्यादा हो जाए तो अच्छी बात है। अच्छा, एंड एंड PTR के ऊपर ये अप्लाई नहीं होता, ना ही सैलरी इनकम पर होता है पहले, ना ही प्रॉपर्टी इनकम पर होता है, ना ही कैपिटल गेन पर होता है, ना इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पर होता है, पहले भी बात हो चुकी है। एक सबसे अहम बात है कि मिनिमम टैक्स लायबिलिटी विल आल्सो बी कंसीडर्ड। आप कहते हैं जी यार मेरा तो टैक्स, मेरे तो इतने मुनाफाजात स्क्वीज हो गए हैं, सेल तो आपको 1-1 करोड़ की नजर आ रही है, लेकिन प्रॉफिट 1 रुपए का नहीं है, यानी कि माइनस में चल रहा हूं मैं, लॉस चल रहा है। तो आपको पता ही है कि हर फी जमाना बदलता रहता है, मिनिमम टैक्स AOP का और इंडिविजुअल के कारोबारों का तो 1% होता है, लेकिन वो 2 करोड़ तक आपकी सेल पहुंच गई है, 2 करोड़ या 2 करोड़ से जायद, तो 1% सेल का लाजमी फिर टैक्स देना पड़ता है AOP और इंडिविजुअल में।
ख्वाह आपकी जो टैक्सेबल इनकम 4 लाख से ज़्यादा हो या कम हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सेल का कम से कम 1%, यानी कि 2 करोड़ सेल, 2 करोड़ की शर्त आजकल 2018 टैक्स ईयर में चल रही है, फर्ज करें तो ये बन जाएगा 2 लाख रुपया। तो अगर आपका 2 लाख टैक्स नहीं आता या मुनाफा कम है, एस्टिमेशन बनाते वक्त आप कहते हैं मुझे तो आना ही नहीं, तो फिर उसका कम से कम टैक्स होता है ना जो 2 लाख, तो 2 लाख को ही कंसीडर कर लिया जाए। मिनिमम टैक्स की एप्लीकेशन इसमें जरूर आएंगी। आप ये नहीं कह सकते कि मेरा इस साल की करंट लायबिलिटी बननी कोई नहीं है क्योंकि मेरा 4 लाख से कम से प्रॉफिट आएगा, नो, आप ऐसा नहीं कह सकते। तो दूसरी तरफ वो साथ ही जा में चला जाता है, मिनिमम टैक्स भी अप्लाई होता है। तो मिनिमम टैक्स कम से कम 1% होता है सेल का। तो अगर आपको 4 लाख से कम थ्रेश होल्ड है, नहीं प्रॉफिट बन रहा, एओपी और इंडिविजुअल की बात हो रही है उनमें, तो फिर आपको 1% देना पड़ता है। तो फिर वो जो 2 लाख 1% बनेगा टैक्स ना आपकी सेल का, वही आपका, वही जो टैक्स है वो टैक्स लायबिलिटी कंसीडर होगी। उसी को पर क्वार्टर के हिसाब से 50,000 करके 4 क्वार्टर में जमा करवाना पड़ेगा, यानी कि उसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। डेट्स वही हैं, इसकी 25 25 25 और 15 है, उसकी इंडिविजुअल की 15 15 और 15। अब थोड़ा सा आ जाते हैं एडवांस टैक्स की स्टेटमेंट चेक कर लें। आरएस में गए, चलें जी, यूजर ने पासवर्ड लगा हुआ है। देखें जी, हम जब खुल जाता है तो पहले देख लो मैं ड्राफ्ट में तो नहीं कोई ऐसा सेव, अगर है तो मैं इसको, ये 149 की एनुअल है, ये नहीं है। अच्छा जी, इसमें गए विद होल्डिंग एडवांस टैक्स में, इसमें ये सेक्शन 147 इसकी कंप्लायंस करनी है क्वार्टरली, इस पर क्लिक किया। हमने 2018 को सिलेक्ट किया, फर्ज करते हैं 2018 को कर लेते हैं टैक्स ईयर को। उसके 4 क्वार्टर, जैसे कि आपको पता है 4 क्वार्टर होते हैं। अब तो मैं कहता हूँ दूसरा क्वार्टर सिलेक्ट करता हूँ मैं, फर्ज करें दूसरे क्वार्टर की पेमेंट करने जा रहा हूँ। ये है वो कंटेंट्स, पहले सेव इसको कर लें, जैसे सेव करेंगे ड्राफ्ट में आ जाएगी, बाद में इसको एडिट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो कंटेंट है इसमें आप एस्टिमेट अपने दे सकते हैं, ठीक है। इसमें लिख सकते हैं कि मेरा एस्टिमेट ये है कि आवर एस्टिमेट है कि करंट ईयर की प्रोजेक्शंस इतनी है मेरी, करंट ईयर टैक्स लायबिलिटी आपको पता है ना, वो क्वार्टर नंबर 2 के बाद स्टार्ट होती है, क्वार्टर नंबर 1 में तो बाय डिफॉल्ट एक फार्मूला चल रहा है। तो इसमें ये डेटा, ये इसमें कंटेंट में अपने प्रोजेक्शंस लिख दें, एक दो रकमें, और डेटा पर क्लिक करेंगे, डेटा पर क्लिक करेंगे एडवांस टैक्स आ जाएगा, एडवांस टैक्स पर क्लिक करेंगे तो उसकी मेन हब खुल जाएगी। इस पर क्लिक करेंगे तो ये 3 रकमें, इसमें वो कह रहा है कि प्रोजेक्टेड एनुअल नेट रेवेन्यू, यानी कि प्रोजेक्टेड बताएं कि पूरे साल का रेवेन्यू कितना होगा, क्योंकि इसके अपने फार्मूले, इसके पास आपकी पिछले साल की रिटर्न होती है, उस रिटर्न के ऊपर उसकी टैक्स लायबिलिटी और आपकी नेट रेवेन्यू यानी कि सेल्स, सेल्स टोटल और टैक्स पेएबल, जितना टैक्स पेड किया हुआ है पिछले साल, ये दोनों उसके पास होती हैं, ठीक है। इस हवाले से थोड़ी सी रकमें पूछता है। दूसरा प्रोजेक्टेड एनुअल टैक्स, ये तो आपको पता है क्वार्टर नंबर 2 में ही स्टार्ट होता है। अच्छा, एडवांस इनकम टैक्स, बस फर्ज करें मैं इसको 1 लाख 10 लाख लिख देता हूँ, करंट ईयर में मेरी 10 लाख सेल होनी है, कैलकुलेट मारता हूँ ताकि इफेक्ट ले ले वो इस रकम का, कैलकुलेट करके दिखाए। तो कहता है जी इस हवाले से आपका 15,000 एडवांस टैक्स बनता है। तो मैं कहता हूँ कि एडजस्टेबल टैक्स फॉर करंट ईयर, मेरा जो एडजस्टेबल टैक्स है, फर्ज करें वो 10,000 कट गया, मैं इसको 10,000 को बताता हूँ कि मेरा 10,000 कट गया, 15,000 देना था ना, तो वो कह रहा ठीक है अब आप ना दें। अच्छा, इसमें ये है एक बात कि जनरेट बिल की एक ऑप्शन रखी गई है, तो इसका कोई वो कहते काम नहीं है, अभी इसने काम स्टार्ट नहीं किया। इसमें जनरेट कर लूंगा ना, ये साकत होकर इधर आ जाएगी रकम, जनरेट किया मैंने, ये इसका कोई काम नहीं है अभी कोई, लेकिन ये मुस्तकबिल में स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, सेम इसी तरह सेक्शन 149 की जो एनुअल स्टेटमेंट है जो आपने पढ़ी थी जो एक आर्टिकल में, उसमें भी ऐसे ही जनरेट बिल का बटन है, उससे भी कुछ नहीं होता, ठीक है, उसका कोई काम नहीं है, अभी एफबीआर ने भी स्टार्ट नहीं किया, 2018 के अख्ताम तक ऐसा कुछ नहीं है। सेव करें, ठीक है।
उसको सबमिट करें। ठीक है, तो ये था एडवांस टैक्स को जमा करवाना। ये था हमारा आर्टिकल